गरीब सास बहू का दाल चावल ढाबा। अरे बहू, घर में दाल चावल रखे हैं, जा जाकर जल्दी से बना ले, बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी, बना तो तब लूंगी जब घर के अंदर मसाले और तेल होंगे, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तुझे क्या बताऊं, इस दरोगा ने ना बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब करके रखा है। सारा सारा दिन मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का पैसा नहीं देता है। माँ जी, थोड़ी देर रुक जाइए, रूपक जी आते ही होंगे। आज वो लकड़ी काटने जंगलों में गए थे। लकड़ी काटने के बाद वो गांव में बेच कर आएंगे तो उनके पास कुछ पैसे होंगे, उन्हीं से बाकी का सामान डलवा लेंगे। दोपहर से इंतजार करते करते शाम के 4 बज जाते हैं। तभी रूपक जंगलों से लकड़ियां काटने के बाद उन्हें बाजार में बेचकर वापस घर आता है। अरे बेटा, तू आ गया? चल, अच्छी बात है। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं है, तो पैसे तो कमा कर लाया है ना। रूपक का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था, जिसे देखकर उसकी पत्नी पूनम उसी से कहती है, अजी क्या हुआ? आपकी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक होगा, तुम ही सोचो। अगर इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ अचानक से लूट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं सारी लकड़ियां बाजार में बेचने के बाद वापस घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन रास्ते में जब मैं जंगल की तरफ से गुजर रहा था तो वहां पर कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। देखो, मेरे हाथ पैरों पर चोट भी लगी है। उन लोगों ने मुझसे सारे के सारे पैसे छीन लिए। हे भगवान, लगता है आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। एक काम कर बहू, कुछ लकड़ियां जलाकर दाल चावल बना ले। उसके अंदर केवल नमक ही डाल लियो, लेकिन कुछ तो खाने के लिए होगा। अगर खाना नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। पूनम ऐसे कहने के बाद फौरन चूल्हा जलाती है और उस पर चावल उबालने के लिए रख देती है, जिसके बाद वो इतने दाल को साफ करके धो लेती है। थोड़ी ही देर में चावल बन जाते हैं, जिसके बाद वो दाल चढ़ा देती है और उसे उबाल लेती है और उसके अंदर पड़ोस की काकी से मांगे हुए मसाले और नमक डाल देती है। जिसके बाद वो सभी सारा दिन भूखे रहने के बाद दाल चावल खाकर सोते हैं। सही कहा है किसी ने, ऊपर वाला भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। पूरे दिन भूखे रहने के बाद आखिरकार हमें रात को खाना मिल ही जाता है। समय नहीं लगेगा माँ, जैसे ही मुखिया से हमें हमारी जमीन मिल जाएगी तो हम उस पर खेती बाड़ी करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। देखना, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। सभी लोग सो जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रात के बचे कुछ दाल चावल खाकर वो सभी काम करने के लिए निकल जाते हैं। घर पर अकेली पूनम ही रह जाती है, जिसके बाद वो अपने हिस्से का दाल चावल खाने ही वाली होती है। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है। उसे देखकर पूनम अपने हिस्से का खाना भी उसे ही दे देती है। इस प्रकार वो गरीबी को झेल रही थी। उन्हें दाने दाने की हैसियत बहुत अच्छे से मालूम थी, जिसके चलते एक दिन पूनम की पड़ोसन उसके पास आती है। अरे पूनम बहन, क्या बात है, आजकल तो दिखाई नहीं देती हो। अब क्या बताएं तुम्हें, घर के हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। अरे और तो और, लोगों का उधार इतना हो गया है कि घर के आंगन में बैठे तो लोग हमसे उधार मांगने आंगन में ही आ जाते हैं। और इसका मतलब है मैं सही समय पर आई हूँ। दरअसल तुम्हारे पति ने मुझे ये 10,000 रुपए दिए थे, ये पैसे मैं तुम्हें लौटाने आई हूँ। देखा, जो लोगों के साथ अच्छा करते हैं भगवान उनके साथ अच्छा जरूर करते हैं। आज तुम्हारे बुरे वक्त में ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मेघा पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूनम उन पैसों को संभाल कर रख देती है और शाम को जैसे ही रूपक आता है उसे पैसों के बारे में बताती है। अरे हाँ, मैंने बहन को पैसे दिए तो थे उसकी जरूरत में, लेकिन मैं ही भूल गया था। चलो अच्छी बात है, आज हमारे बुरे वक्त में उसने अपने आप हमारे पैसे दे दिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तभी पूनम के दिमाग में ख्याल आता है, अजी हमारे घर में दाल चावल के अलावा और कुछ भी नहीं रखा, बाकी सारा राशन खत्म हो गया और फिर ये पूरे 10,000 रुपए हैं। अगर हम चाहें तो इन पैसों की मदद से खुद का कोई काम खोल सकते हैं। खुद का काम जैसे कि? अरे हमारे पास हमारे खेतों का निकला हुआ इतना सारा दाल चावल पड़ा हुआ है, हम तो अकेले इतना बना भी नहीं पाते। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने आंगन में ही दाल चावल बेचने का काम शुरू कर दें। सुबह के समय बहुत से मजदूर लोग जो हैं वो भूखे प्यासे ही घर से निकल जाते हैं। उन लोगों के लिए हम बहुत ही कम दाम में दाल चावल बेचेंगे।
दाल चावल तो घर का ही है, बस मसाले के पैसे लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ बहू, ये तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अब हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हम उसे ही कामयाब करने की कोशिश करते हैं, वरना तो ये सारा पैसा हमारे घर के राशन पानी में ही खत्म हो जाएगा। रूपक और पुष्पा दोनों ही पूनम की सलाह पर सहमत होते हैं, जिसके चलते रूपक तो कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। घर पर पुष्पा और पूनम ही रह जाते हैं। वो दोनों बाजार से जाकर कई प्रकार के मसाले लेकर आते हैं और अपने आंगन में बड़ा सा चूल्हा बनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े बर्तनों में दाल चावल बनाना शुरू कर देते हैं। पूनम की एक खास बात थी कि वो दाल चावल बहुत अच्छा बनाया करती थी। उसके दाल चावल की खुशबू से पूरा गांव महक उठता है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल चावल के अंदर से। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मेरी लार टपक जाएगी। दोनों सास बहू मिलकर दाल चावल बनाती हैं और लोगों को बेचने के लिए आवाज लगाना शुरू करती हैं। दाल चावल ले लो, दाल चावल, दाल चावल ले लो, दाल चावल, ताजा ताजा दाल चावल। पूनम की आवाज लगाने पर गांव के कई सारे मजदूर लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सस्ते में दाल चावल खरीद कर खाने लगते हैं। दाल चावल का इतना अच्छा स्वाद था कि सब लोग बार बार दाल चावल खाते हैं, जिसके चलते पूनम और पुष्पा दोनों के खूब पैसे बन जाते हैं। अरे वाह माँ जी, देखो तो सही हमने कितने सारे पैसे कमा लिए। आज देखा, हमारी थोड़ी सी मेहनत ने आज कमाल कर दिया। हाँ बहू, ये सब तेरी अक्लमंदी की वजह से हुआ, नहीं तो मैं और मेरा बेटा तो उन पैसों को ऐसे ही खर्च कर देता। उन पैसों का अभी तक कोई अता पता भी नहीं चलता। अरे माँ जी, पैसा ही तो है, पैसे को कमाते हैं। अब आप देखते जाइए आगे आगे हम कितना पैसा कमाने वाले हैं। इस काम में रूपक भी उनकी बहुत मदद करता है। वो आंगन में ही एक टेंट लगाकर उन्हें ढाबा खोल कर दे देता है। जहाँ तो वो एक मेज पर दाल चावल बेच रही थीं, अब उनके पास उनके ही घर के आंगन के सामने एक खुद का ढाबा होता है, जिसमें वो दाल चावल बेचने का काम करती हैं। उनका दाल चावल का काम बहुत अच्छा चलता है और इसी के चलते एक दिन शहर से एक आदमी गाँव आता है। उसे बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो दाल चावल खाने सास बहू के ढाबे पर रुक जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दाल चावल है। इतना स्वादिष्ट दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाया। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। मैं दरअसल केटरिंग का काम करता हूँ। उमेश दोनों सास बहू को अपना कार्ड दे देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अब बहुत बड़ा ऑर्डर बनाना शुरू करते हैं। उनका ऑर्डर गांव से सीधा शहर पहुंचता है। शहर में जब लोग उनके हाथों के दाल चावल खाते हैं तो लोगों को उनके हाथ के दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसी के चलते वह अब बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगते हैं। कुछ ही समय में वो फर्श से अर्श पर आ जाते हैं और उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आई एम इन लव विथ यू अर्जुन। हाँ, मैं अर्जुन से प्यार करने लगी हूँ। ये कहकर तारा अर्जुन को फोन करती है। अर्जुन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या आज शाम को तुम मुझसे मिल सकते हो? ठीक है तारा। तो फिर आज शाम ठीक 7 बजे मैं कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तारा महंगी सी ड्रेस पहनकर अर्जुन से मिलने जाती है। बोलो तारा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तारा मॉडर्न अंदाज में अर्जुन को फ्लावर बुके देती है और अपने प्यार का इजहार करती है। अर्जुन, आई एम फॉल इन लव विद यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ तारा, मगर कहाँ तुम इतनी अमीर हो और मैं गरीब। तुम मुझ गरीब के साथ खुश रह सकोगी? अर्जुन, मुझे तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, मैं रह लूंगी। तारा के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर अर्जुन उसे गले लगा लेता है। आई लव यू तारा। थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे गरीब से प्यार किया। आई लव यू टू अर्जुन। मैं आज ही घर जाकर डैडी से हमारी शादी की बात कर लूंगी। तारा खुश होकर गाते हुए दरवाजे से घर के अंदर आती है। ऐसा कोई मुझको पैसा दिया जिसे देखकर मैं भूलूं सारी दुनिया। ऐसा कोई मुझको पैसा दिया जिसे देखकर मैं भूलूं सारी दुनिया। वो अजनबी, वो अजनबी, वो अजनबी। तारा, किससे मिलने गई थी तुम? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी गरीब से इश्क लड़ा रही हो? डैडी, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे सिर पर चढ़ा प्यार का फितूर बोल रहा है। तारा, मैं किसी ऐरे गहरे गरीब फटीचर को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। तो फिर ठीक है डैडी, मैं जा रही हूँ अपने अर्जुन के पास। अपनी बेटी को ऐसा जाता देखकर रंजीत कहता है। एक बार फिर सोच लो तारा, उस फटीचर से शादी करके तुम्हें गरीबी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा।
फिर तारा अर्जुन से एक मंदिर में शादी कर लेती। तभी अचानक से बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर तारा कहती है, डैम इट, इस बारिश को भी अभी हमारी शादी के दिन ही होना था। तारा, क्या तुम्हें पता है, जिस भी जोड़े की शादी में बारिश होती है उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तुम यहीं ठहरो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। अर्जुन बारिश में भीगता हुआ टैक्सी लेकर आता है। फिर तारा टैक्सी में बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ टैक्सी एक सुंदर से घर के आगे रुकती है। अर्जुन, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम गरीब हो, मगर तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तारा, ये मेरा घर नहीं है। टैक्सी से आगे नहीं जा सकती क्योंकि गांव की गलियां छोटी और कच्ची हैं। हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। मगर अर्जुन, यहाँ सड़क पर कितनी कीचड़ है और मुझे कीचड़ में कदम रखने से घिन आती है। मेरा हाथ पकड़ लो। फिर अर्जुन तारा को गांव की कच्ची टूटी फूटी गलियों से अपने घर लाता है, जहां बारिश की वजह से जगह जगह से घर की छत टपक रही होती है और तारा के गरीब ससुराल वाले बारिश का पानी बाहर फेंक रहे होते हैं। What the hell? क्या क्या सोचा था मैंने कि जब मैं बहू बनकर अपने ससुराल आऊंगी तो मेरे ससुराल वाले मेरा अच्छे से स्वागत करेंगे, मगर यहाँ का नजारा ही अलग है। पता नहीं मैं इस कंजेस्टेड झोपड़पट्टी में कैसे रहूंगी। तारा अपने गरीब ससुराल के बारे में ऐसा सोच रही होती है, तभी अचानक 4 साल की गुड्डी दरवाजे पर खड़ी तारा को देखती है और बारिश का पानी उस पर फेंक देती है। आउच, मेरी ड्रेस! ये क्या किया तुमने? ये बारिश का गंदा पानी मेरी ड्रेस पर डाल दिया। वाओ, वंडरफुल! घर आई नई बहू का क्या वेलकम किया है आप सभी ने। ये सुनकर तारा के गरीब ससुराल वाले उसका मुंह देखने लगते हैं। माँ, ये आंटी कौन है जो मुझे डांट रही हैं? अर्जुन बेटा, कौन है ये? माँ, ये तारा है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। अर्जुन अपनी माँ गोमती को शुरू से सारी बात बताता है और तारा की जेठानी सुमन हाथ जोड़कर कहती है, देवरानी जी, गुड्डी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसने आपको देखा नहीं। नई बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, नीतू आरती की थाली ले आ। जी माँ, अभी लाती हूँ। बेचारी गरीब गोमती गीली हालत में अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ नई बहू, हमारे इस छोटे से गरीब घर में तुम्हारा स्वागत है। देवरानी जी, आप तो बारिश में भीग गई हैं, चलिए मैं आपको दूसरे कपड़े देती हूँ। सुमन तारा को अंदर लाकर अपना बक्सा खोलकर उसमें रखी एक नई साड़ी अपनी अमीर देवरानी को देती है। देवरानी जी, आपकी गरीब जेठानी की हैसियत आप जितनी तो नहीं, मगर ये साड़ी एकदम नई की नई है, आप इसे पहन लीजिए। सुमन के पास वह एक नई साड़ी रखी हुई थी जिसे वो तारा को दे देती है। तारा साड़ी पहन लेती है, इतने में नीतू खाना लेकर आती है। तारा भाभी, आपको भूख लगी होगी ना, ये खाना खा लीजिए। तारा चारपाई पर बैठकर जैसे ही खाना खाने वाली होती तभी छत से टपक रही बारिश की बूंदें उसके खाने में गिर जाती हैं, जिससे वो गुस्से में कहती है, मुझे नहीं खाना ये खाना, ले जाओ इसे। बारिश नहीं हो गई कि आफत बन गई है। तारा चिढ़कर आंख मिचकर चारपाई पर लेटकर अपने पिता के घर और अमीर जिंदगी को याद करते हुए कहती है, इट्स ऑल ऑफ माई फॉल्ट। मुझे अर्जुन जैसे गरीब फटीचर से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैंने किसी अमीर से शादी की होती तो वो मेरा ग्रैंड स्वागत होता, मगर यहाँ तो बारिश में इन गरीबों के बीच ऐसा स्वागत हुआ है जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। तारा घमंड में सो जाती है और सुबह जब वो उठती है तभी उसके बेचारे गरीब ससुराल वाले बारिश का पानी घर से बाहर फेंक रहे होते हैं और नीतू बर्तन लगाए तारा के पास होती है। आप सभी कल रात से सोए नहीं? नहीं बहू, इतनी तेज आंधी तूफान और साथ बारिश हो रही थी, जगह जगह से छत टपक रही थी, और हम गरीबों के लिए तो ये हर साल की बात है जब ये हमारे हिस्से में परेशानी दे जाती है। वैसे भाभी, आप ठीक से सोई थी ना? बारिश का पानी चेहरे पर गिरकर आपकी नींद ना खराब कर दे, इसलिए मैं यहीं थी। अपनी ननद नीतू की बात सुनकर तारा अपने किए पर पछताते हुए मन में कहती है, मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं ठीक से सो सकूं इसलिए ये सभी सारी रात जागते रहे। एक बहू के लिए उसके ससुराल में इससे बड़ा स्वागत और क्या हो सकता है। भले मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, मगर इनका दिल सोने का है। इसके बाद तारा अपने गरीब ससुराल वालों के लिए खुद अपनी खुशी से मिट्टी के चूल्हे पर रसोई की पहली रस्म निभाती है। बस थोड़ा बहुत ही राशन है, क्या बनाऊं अपनी पहली रसोई में? अमीर बहू बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सारा राशन इकट्ठा कर लेती है और वो बिना दूध के अपने गरीब ससुराल वालों के लिए कच्चे चावल और गुड़ से खीर बनाती है और साथ में सब्जी भी। मगर जैसे ही वो अपने ससुराल वालों को खाना परोसने वाली होती तभी एक बार फिर बिजली चमकने लगती और जोर से बारिश होती है। हे भगवान, फिर से बारिश। पता नहीं ये इंद्रदेव हम गरीबों से क्या चाहते हैं। अरे अब क्या हमारे सर से छत छीन कर मानेंगे?
ऐसा नहीं होगा माँ जी, ये लीजिए आप सभी खाना शुरू कीजिए। इस बार आपकी नई बहू इस बारिश को देख लेगी। फिर तारा अपने घर की टूटी फूटी छत पर चारों तरफ से तिरपाल बांध देती है, जिससे बारिश के कारण घर की छत टपकना बंद हो जाती है और सभी खुशी खुशी खाना खाते हुए तारा की तारीफ करते हैं। क्या बात है नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। इस आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरी खाकर मन खुश हो गया। दादाजी, सबसे स्वादिष्ट तो नई चाची ने ये गुड़ वाली खीर बनाई है। सचमुच बहू, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया माँ जी। थैंक यू सो मच तारा। पता है, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि तुम मेरे गरीब परिवार के साथ कैसे एडजस्ट करोगी, क्योंकि तुम बंगले में रही और महंगी गाड़ियों में घूमी हुई हो, मगर तुमने मेरे परिवार को दिल से अपनाकर मुझे बहुत खुशी दी है। अर्जुन, मैं इस घर की बहू हूँ, इस रिश्ते से ये मेरा भी परिवार है। इस तरह से अपने अमीर घर को छोड़कर बहू बनकर गरीब ससुराल में आई तारा को उसके ससुराल वाले अपने लगने लगते हैं और वो उनके साथ गरीबी में भी खुशी खुशी रहने लगती है। आखिर यही तो एक प्यार भरे रिश्ते की डोर है।